Hi everyone, welcome to your channel I Learn। आज हम चैप्टर 10 का पार्ट 2 का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने इसके पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंचे तो आप इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। दत्तदा रिटर्न्स होम टू अ वार्म वेलकम एंड अ सेरेमनी which is not a scientist's delight. A secret communication sends him rushing to the local sweet shop. Indrani Devi says that Khoka, their 8-year-old grandson, has saved the world. Her husband is seriously puzzled. So दत्तादा अपने घर वापस आते हैं एंड उनका वार्म वेलकम होता है, बहुत अच्छे से स्वागत होता है एंड एक सेरेमनी भी होती है विच इज नॉट, जो कि एक साइंटिस्ट के लिए डिलाइट नहीं है। ही इज नॉट हैप्पी अबाउट इट। सो नॉट अ साइंटिस्ट डिलाइट का मतलब, सो डिलाइट का मतलब होता है हैप्पी एंड इन दिस केस इट इज हैप्पीनेस। सो ही इज नॉट हैप्पी बेसिकली इस सेरेमनी से। अ सीक्रेट कम्युनिकेशन सेंड्स हिम रशिंग टू द लोकल स्वीट शॉप्स। उनको एक सीक्रेट कम्युनिकेशन आता है एंड इट सेंड्स हिम, इस कम्युनिकेशन को रिसीव करने के बाद वो दौड़ के लोकल स्वीट शॉप पे जाते हैं। इसका मतलब एक अच्छी खबर आती है उनके पास। इंद्रानी देवी सेज दैट खोका, तो इंद्रानी देवी क्या बोलती है, उनके जो 8 साल का पोता है खोका, उसने दुनिया को बचाया है एंड उनके हस्बैंड दत्तदा बहुत गंभीर रूप से पजल्ड हो जाते हैं। सो अब हम देखते हैं स्टोरी में ऐसा क्या हुआ। Arriving home, he found another crowd gathered under a pandal. He glanced questioningly at Indrani Devi. Surely she knew how he hated crowds. तो जब वो घर आए अराइविंग होम, उन्होंने क्या पाया, अनदर ग्राउंड, दूसरी भीड़ जो है पंडाल के अराउंड असेंबल्ड थी। सो पंडाल क्या है? सो पंडाल बेसिकली आप हिंदी वर्ड है एक बड़े से मंडप को जहाँ पे पूजा होती है, इस तरह का बेसिकली दिखता है। एंड बीच में फॉर एग्जांपल यज्ञ हो सकता है, एक यज्ञ पूजा के लिए हो सकता है, तो इसको आप पंडाल बोलते हो। एंड इस वर्ड को इटैलिक्स में इसलिए लिखा गया है बिकॉज ये एक लोकल वर्ड डायरेक्टली हिंदी से इंग्लिश टेक्स्ट में यूज किया गया है। सो बेसिकली एक बड़ा सा मंडप है। ही ग्लैंस्ड, ग्लैंस्ड का मतलब होता है लुक्ड, उन्होंने देखा। किस तरह से देखा? क्वेश्चनिंगली, क्वेश्चनिंगली यानी इन अ क्यूरियस वे, इन अ क्वेश्चनिंग वे, मतलब पजल्ड वे आप बोल सकते हैं। सो इन अ क्यूरियस वे कि ये सब हो क्या रहा है। और दत्तादा ने किसे देखा इस तरह से? अपनी वाइफ इंद्रानी देवी को। सो उन्होंने क्यूरियस वे में इंद्रानी देवी को देखा एंड उन्हें पता था कि इंद्रानी देवी को पता है कि कैसे दत्तादा क्राउड्स को हेट करते हैं, ही डिसलाइक्स क्राउड्स। इंद्रानी obviously uneasy offered the explanation. I have arranged a yajna and called priests to bless you. So Indrani obviously uneasy, uneasy यानी uncomfortable। इंद्रानी देवी को भी पता था कि दत्तादा को ये सब पसंद नहीं आएगा। फिर उन्होंने क्या, एक एक्सप्लेनेशन ऑफर किया, उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी कि मैंने एक यज्ञ अरेंज किया है एंड पुजारियों को बुलाया है, प्रीस्ट को बुलाया है तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए, तुम्हें ब्लेस करने के लिए। आप नोटिस करेंगे कि यज्ञ की स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। इट्स नॉट YAGYA, इट इज YAGNA। सो यज्ञ फॉर एग्जाम्पल। सो स्पेशली गियर जो हिंदी का लेटर है, नॉर्मली इंग्लिश में जब इसे ट्रांसलिटरेट किया जाता है तो आप उसे JN की तरह लिखते हैं। सो इसलिए यज्ञ की स्पेलिंग YAJNA, ये एक एक्सेप्टेड स्पेलिंग है एंड इसे भी फॉर एग्जाम्पल इटैलिक्स में लिखा गया है बिकॉज ये एक हिंदी वर्ड है डायरेक्टली जो कि इंग्लिश में यूज किया गया है। सो उन्होंने यज्ञ रखा है और सारे पुजारियों को बुलाया ताकि उन्हें आशीर्वाद दे सके। तो समथिंग लाइक दिस, इस तरह का एक माहौल है। मंडप के नीचे यज्ञ है और सब लोग प्रीस्ट जो है बैठे हुए हैं। बट वाई? जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द शोर्स ऑफ इंडिया, यू नो इट इज नो लॉन्गर टैबू, एंड इन एनी केस यू नो माई व्यूज ऑन दीज मीनिंगलेस रिचुअल्स। पर क्यों? जस्ट बिकॉज कि मैंने जो है इंडिया के शोर्स को छोड़ा है, मतलब इंडिया की जमीन को छोड़ के मैं चला गया, इसलिए तुम्हें पता है कि ये अब टैबू नहीं रहा। सो टैबू क्या है? टैबू यानी पाबंदी। सो स्पेशली आप उन चीजों के लिए टैबू वर्ड यूज करते हो, उन चीजों की पाबंदी के लिए जिसको आप पाप मानते हो। सो कोई ऐसी चीज की पाबंदी जिसके करने से आपको पाप लगेगा, आप रिलीजियस वे में कुछ बहुत बड़ा गलत काम करेंगे, तो उसको आप टैबू बोलते हो। सो तुम्हें पता है कि ये पाबंदी नहीं रही। तो सो बेसिकली पुराने जमाने में ऐसा होता था कि अगर आप अपनी कंट्री को, स्पेशली इंडिया में, अगर आप अपने कंट्री लैंड को छोड़ के जाओगे तो ऐसा माना जाता है कि आप अपवित्र हो जाओगे। तो इनफैक्ट गांधी जी ने भी अपनी बुक में ऐसा लिखा था कि जब वो फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका गए थे और इंग्लैंड गए थे अपनी पढ़ाई करने, और लॉयर की डिग्री लेने के लिए। सो इनफैक्ट गांधी जी के साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि उनके रिचुअल्स के हिसाब से भी आप भारत छोड़ के नहीं जा सकते थे बिकॉज ये अलाउड नहीं है।
एंड सेम चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। ये पुराने जमाने में होता था एंड अब ये वैलिड नहीं है। एंड यही बात दत्तादा उनको बोल रहे हैं कि तुम्हें पता है कि अब ये पाबंदी नहीं रही है। एंड इन एनी केस, और किसी भी हाल में तुम्हें पता है कि मेरे क्या विचार हैं इन मीनिंगलेस रिचुअल्स के लिए। सो मीनिंगलेस यानी बेमतलब के, एंड रिचुअल्स यानी कोई भी धार्मिक क्रिया। इंद्रानी देवी looked at Sibaji Babu, the younger brother of her husband. Sibaji Babu coughed and explained, "We have all been very disturbed since you discovered the comet. Guruji recommended a Shanti Yagya to pacify the evil spirit behind the comet. We are all waiting for you to perform the yagya." इंद्रानी देवी ने शिवाजी बाबू को देखा। शिवाजी बाबू कौन थे? दत्तादा के छोटे भाई थे। सो बेसिकली इंद्रानी देवी के वो देवर हो गए, तो उन्होंने उनको देखा। तो शिवाजी बाबू ने खांसा, कफ्ड यानी खांसना, एंड फिर एक्सप्लेन किया कि हम सब वी हैव ऑल बीन वेरी डिस्टर्ब, हम सब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो गए हैं, परेशान हो गए हैं जब से तुमने ये कॉमेट को डिस्कवर किया है। गुरुजी वो अपने धर्म गुरु की बात कर रहे हैं। गुरुजी ने क्या रेकमेंड किया है? सो रेकमेंड करना यानी सलाह देना। सो उन्होंने क्या सलाह दी है कि एक शांति यज्ञ करना पड़ेगा टू पैसिफाई द इविल स्पिरिट बिहाइंड द कॉमेट। सो जो भी कॉमेट है ये, उसके पीछे जो भी इविल स्पिरिट है, इविल स्पिरिट यानी बुरी आत्मा, सो जो भी बुरी आत्मा है, जो भी अपशगुन है इस कॉमेट के पीछे, इसको पैसिफाई करना पड़ेगा। पैसिफाई करना यानी शांत करना। वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू टू परफॉर्म द यज्ञ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ताकि हम यज्ञ को कर सके। तो परफॉर्म द यज्ञ यानी यज्ञ को कर सके। मे आई नो व्हाट स्पेसिफिक एडवांटेज देयर इज इन दिस सेरेमनी? दत्तादा वाज आउटवर्डली काम। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या स्पेसिफिक एडवांटेज है, क्या खास एडवांटेज है? एडवांटेज यानी लाभ। सो क्या खास लाभ है इस सेरेमनी को करने से? दत्तादा वाज आउटवर्डली काम। सो आउटवर्डली का क्या मतलब है? बाहरी रूप से, ऑन द सरफेस। मतलब वो बाहर से शांत थे, बट अंदर से डेफिनेटली वो एकदम गुस्से में होंगे या पसंद नहीं कर रहे थे इन सब चीजों को, बट उसको दबा के बाहरी रूप से शांत वे में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। जो कॉमेट तुमने डिस्कवर किया है वो कोई भी इल इफेक्ट अर्थ पे नहीं करेगा। विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट यानी इसका कोई भी बुरा प्रभाव जो है पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा। सो इल यानी बुरा एंड इफेक्ट यानी प्रभाव। At this remark, Dattada blew up. Don't you know that this is all superstition? It would be condoned in the olden times when men did not know what comets are. Not so in modern times. इस रिमार्क पे, इस बात को सुन के, इस सेंटेंस को सुन के, रिमार्क का मतलब होता है कमेंट। कोई भी कमेंट अगर कुछ करे, जैसा उन्होंने किया कि इससे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इस कमेंट को सुनते ही दत्तादा के साथ क्या हुआ? ही ब्लू अप यानी फूट पड़े, वो बहुत गुस्सा आ गया उनको। लॉस्ट हिज टेम्पर, सो अपना आपा खो बैठे, या यू कैन से कि वो भड़क गए। एंड फिर क्या बोले उन्होंने? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये सब कुछ सुपरस्टिशन है? सो सुपरस्टिशन का क्या मतलब है? अंधविश्वास। सो तुम्हें पता नहीं कि ये सब अंधविश्वास है? इट कुड बी कंडोन्ड। कंडोन्ड का क्या मतलब है? कंडोन करना है ना, एक्सेप्ट करना। तो ये सब चीजें जो हैं एक्सेप्ट होती थी ओल्डन टाइम्स में, पुराने टाइम्स में, पुराने जमाने में ये सब एक्सेप्ट होती थी जब इंसान को पता नहीं था कि कॉमेट्स क्या हैं। नॉट सो इन मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न जमाने में नहीं, आज के जमाने में नहीं। Comets are known for what they are. Their movements are forecast precisely by mathematical calculations, and it is clearly established by statistical studies that their visits have no correlations with disasters on the earth. Comets are known for what they are. Comets के बारे में आज जो वो है वो जाना जाता है। Their movements are forecast precisely by mathematical calculations, और mathematical calculation से calculation करके फॉर्मूला लगा के मैथमेटिक्स लगा के उनके मूवमेंट्स का फोरकास्ट जो है एक्यूरेटली किया जाता है। तो प्रिसाइजली यानी सटीक रूप से, सटीकता से। सो उनके मूवमेंट का मतलब होगा उनकी ट्रेजेक्ट्री, जैसे हम पढ़ते आ रहे थे पिछले पार्ट्स में भी कि कैसे उनकी ट्रेजेक्ट्री को कैलकुलेट किया जाता है। तो उनका जो मूवमेंट है वो कैसे चल रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या पाथ फॉलो कर रहे हैं, उसको फोरकास्ट किया जाता है। सो फोरकास्ट यानी प्रेडिक्ट करना। एंड यहाँ पे फोरकास्ट का एक इंटरेस्टिंग केस है। सो
फोरकास्ट यहाँ पे पास्ट फॉर्म में है, सो इट इज इन पास्ट टेंस। सो यहाँ पे फोरकास्ट का मतलब हो जाएगा प्रेडिक्टेड। एंड आप ये भी नोटिस करेंगे कि फोरकास्ट का जो पास्ट टेंस है इसका एक और फॉर्म हो सकता है, दैट इज फोरकास्टेड। सो आप बहुत लोगों को फोरकास्टेड बोलते हुए सुनेंगे। फोरकास्टेड भी एक्सेप्टेबल फॉर्म है, बट द करेक्ट जो सही माना जाता है, जो फॉर एग्जांपल बहुत लोग बोलते हैं कि मैं प्योर इंग्लिश फॉलो करता हूँ, सो उनके हिसाब से फोरकास्ट इज द करेक्ट फॉर्म। बट इनफैक्ट आजकल फोरकास्टेड भी एक एक्सेप्टेबल फॉर्म हो गया पास्ट टेंस का। सो इट इज समथिंग लाइक, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि कट का पास्ट फॉर्म होता है कट, सो देयर इज नो कटेड। और पुट का होता है पुट। सो फोरकास्ट भी उन्हीं कैटेगरी का एक वर्ड है जिनको आप इरेगुलर वर्ब्स भी बोलते हो, क्योंकि वो नॉर्मल रेगुलर वर्ब्स को फॉलो नहीं करते हैं। सो ये एक इरेगुलर है, बट इसमें एक रेगुलर फॉर्म जो है आजकल बहुत यूज होता है एंड ये एक्सेप्ट किया जाने लगा है। तो इन केस अगर आप फोरकास्टेड भी लिखते हो तो गलत नहीं होगा, बट आई वुड सजेस्ट कि आप फोरकास्ट ही इस्तेमाल करें पास्ट टेंस के लिए। एंड इट इज क्लियरली established, ये अच्छे से स्थापित किया गया है। क्या चीज को स्थापित किया गया? उसके मूवमेंट्स को। ये क्लियरली डिफाइन किया गया है किस चीज के द्वारा? स्टैटिस्टिकल स्टडीज के द्वारा। सो स्टैटिस्टिकल मतलब रिलेटिंग टू स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक सब्जेक्ट है जो मे बी आप जब बड़े हो जाएंगे तो पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। एंड ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स से डिराइव्ड है। सो इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स लगती है। एंड स्टैटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज में अगर कोई चीज़ है, इट कैन बी थिंग, इट कैन बी प्लेस, इट कैन बी पीपल, इट कैन बी एनिमल, इट कैन बी एनीथिंग। सो एनीथिंग अगर लार्ज क्वांटिटी में है, अगर आप उसको स्टडी करते हैं एंड उसको स्टडी करके उनके बारे में, इनके ग्रुप को आप पॉपुलेशन बोलते हैं। सो इस इनकी पॉपुलेशन के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपने केरला गए एंड आप केरला के सारे हाथियों को आपने स्टडी किया एंड आपने बोला कि केरला में जितने भी हाथी पाए जाते हैं उनका साइज जो है इतने मीटर्स है। लेट्स से यू विल से कि सारे हाथियों का साइज जो है समथिंग अराउंड 6 मीटर्स के अराउंड एवरेज होता है। एंड आप फॉर एग्जांपल अफ्रीका में गए एंड अफ्रीका के हाथियों को आपने स्टडी किया एंड आपने बोला अफ्रीका के हाथियों का साइज जो है ऑन एन एवरेज 7.5 मीटर्स होता है। सो इसको आप स्टैटिस्टिक्स बोलते हो। एंड फॉर एग्जांपल अगर अभी करंट वे में हम बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ जब हम कोरोना वायरस की स्टडी को देखते हैं, तो आप देख रहे हैं कि कितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने इनएक्टिव केसेस हैं, कितने लोग क्योर हो गए हैं, कितना परसेंटेज है क्योर होने का हर एक स्टेट का, एंड कितने फास्ट वे में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सो ये सब चीज़ें जो है ये स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ है। सो यहाँ पे दत्तादा बोल रहे हैं कि उनके मूवमेंट को भी अच्छे से स्टैब्लिश किया गया है स्टैटिस्टिकल स्टडीज के साथ। एंड ये स्टैब्लिश कर दिया गया है कि उनके विजिट का और अर्थ में डिजास्टर होने का कोई कोरिलेशन नहीं है। सो कोई भी संबंध नहीं है। कोरिलेशन का मतलब संबंध, ये वर्ड हमने पिछले पार्ट में भी देखा था। सो ये क्लियरली स्टैब्लिश कर दिया गया है कि अर्थ में जो भी कैलामिटीज होती हैं, जो भी प्रलय आते हैं और कॉमेट्स का जो विजिट होता है, उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। All this is of course futile on my part to explain. You and the likes of you never read even the elementary books on science. And ये सब of course futile है। futile का मतलब क्या है? useless, व्यर्थ जिसको आप बोलते हो कि waste है ये, पॉइंटलेस है। तुम लोगों को ये सब बताना पॉइंटलेस है। तो ये इनको क्या बोल रहे हैं कि मेरा तुम सबको ये सब एक्सप्लेन करना एकदम व्यर्थ है, पॉइंटलेस है, बिकॉज तुम एंड द लाइक्स ऑफ यू है ना, पीपल लाइक यू, तुम सब क्या कभी भी साइंस की एलिमेंट्री बुक तक नहीं पढ़ते हो। मतलब साइंस की बेसिक बुक, एलिमेंट्री यानी बेसिक, बेसिक लेवल बुक्स भी नहीं पढ़ते हो। मतलब तुम्हें बिल्कुल भी साइंस के बारे में पता नहीं है, इसलिए तुम ये सब चीजें कर रहे हो, ये सब यज्ञ कर रहे हो ताकि जो है कॉमेट की इविल स्पिरिट्स को दूर कर सको। शिवाजी बाबू जेंटली इंटरजेक्टेड, बट आर वाइज फोरफादर्स recommended सच यज्ञ। शिवाजी बाबू ने बहुत ही जेंटली, बहुत ही नम्रता के साथ, जेंटली यानी नम्रता के साथ इंटरजेक्ट किया। सो इंटरजेक्ट वर्ड अगेन हम पहले देख चुके हैं। एब्रप्टली कुछ कहना, से सेट एब्रप्टली। सो नम्रता के साथ एकदम से क्या कहा कि हमारे वाइज फोरफादर्स, हमारे जो ज्ञानी फोरफादर्स थे, पूर्वज थे, वाइज यानी ज्ञानी या बुद्धिमान बोल सकते हो। सो हमारे जो भी ज्ञानी और बुद्धिमान पूर्वज थे, उन्होंने ये हमें सलाह दी थी कि ये सब यज्ञ करने चाहिए। Since his return from London, Dattada was in regular correspondence with Sir John Macpherson. Their friendship had grown out of their appreciation of each other's virtues.
Sir John admired Dattada's scientific outlook, while the latter admired the former's discipline and efficiency. Since his return from London, so लंदन से लौटने के बाद उस समय से दत्तादा जो है सर जॉन मैकफरसन के साथ रेगुलर करस्पॉन्डेंस में थे. सो रेगुलर करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है? जब भी आप चिट्ठियों से आपस में बातें करते हो तो उसको आप करस्पॉन्डेंस बोलते हो. सो कम्युनिकेशन विथ लेटर्स. सो इस पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल लाइन से ये भी पता चलता है कि ये डेफिनेटली 90s से पहले का ज़माना है, बिकॉज 90s में और इवन 2000 में अब हमारे पास फ़ोन अवेलेबल थे, आईएसडी इंटरनेशनल कॉलिंग अवेलेबल थी, एंड मे बी 90s में बहुत महंगी होती थी तो शायद वो फ़ोन से बात ना करें, बट इतने बड़े लोग हैं तो डेफिनेटली वो फ़ोन से बात करेंगे. सो आप एकदम से गेस लगा सकते हो कि ये स्टोरी जो है प्रोबेबली 90s से पहले की है. सो दत्ताजा जो है उनके साथ रेगुलरली चिट्ठियों से कम्युनिकेशन कर रहे थे जॉन मैकफरसन के साथ. देयर फ्रेंडशिप हैड ग्रोन आउट ऑफ देयर अप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर वर्च्यूज. सो ग्रो आउट ऑफ का क्या मतलब होता है? ग्रो आउट ऑफ यानी इवॉल्व होना, विकसित होना. सो उनकी फ्रेंडशिप जो है इवॉल्व आउट ऑफ देयर एप्रिसिएशन, एक दूसरे के वर्च्यूज के एप्रिसिएशन से वो जो है इवॉल्व हो गई. सो पहले वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते थे, बट इट आउटग्रू, एंड अब जो है एक पर्सनल लेवल पे वो फ्रेंड्स बन चुके हैं. सो ईच अदर वर्च्यूज यानी गुण, एक दूसरे की क्वालिटीज. सर जॉन एडमायर्ड दत्तादा साइंटिफिक आउटलुक. सर जॉन जो है दत्तादा के साइंटिफिक आउटलुक को एडमायर करते थे. आउटलुक यानी पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया. सो दत्तादा बहुत ही साइंटिफिक किस्म के बंदे थे, एंड सर जॉन ये बात उनकी एडमायर करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे. while the latter so admired the former. so latter जो है former को admire करते थे उनकी discipline और efficiency को. so discipline एंड एफिशिएंसी आपको पता है कुशलता. सो जब भी आप फॉर एग्जांपल किसी भी सेंटेंस में लिखते हैं लैटर एंड फॉर्मर, सो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि लैटर क्या है फॉर्मर क्या है? सो लैटर मतलब जो बाद में आए, एंड फॉर्मर मतलब जो पहले आए. एंड जब भी आप किसी सेंटेंस को लिख रहे हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल दो पर्सन के नाम हो सकते हैं. यहाँ पे फॉर एग्जांपल सर जॉन है एंड दत्तादा है. सो जब आप लेटर बोल रहे हैं तो सिंस आपने दत्तादा को बाद में लिखा है आपके सेंटेंस में, सो दत्तादा हो जाएंगे बाद के, दैट इज लेटर, एंड फॉर्मर हो जाएंगे सर जॉन. सो इस सेंटेंस का मतलब सिंपल हो जाएगा वाइल दत्तादा एडमायर्ड सर जॉन्स डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी. सो ये इस तरह से आपको लेटर और फॉर्मर का मीनिंग जो है डिकोड करना है कोई भी सेंटेंस में. इट्स समथिंग लाइक बोलने कि दूसरे जो है पहले के डिसिप्लिन और एफिशिएंसी की प्रशंसा करते थे. Their correspondence never mentioned the Project Light Brigade, although once in a while Sir John would hint at its progress in a subtle manner that Dattada would understand. सो उनकी जो भी करस्पॉन्डेंस थी वो कभी भी मेंशन नहीं करती थी, कभी भी डिस्क्राइब नहीं करती थी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड को. एंड ऑब्वियसली उसका रीजन ये था कि बहुत ही सीक्रेट मिशन था जिसको आप कोवर्ट मिशन भी बोलते हो. सो ऐसे जो मिलिट्री के मिशंस होते हैं जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता, हाईली कॉन्फिडेंशियल, सो उनको आप कोवर्ट मिशन भी बोलते हो. एंड पिछले पार्ट से हमें क्लियरली पता चल गया था कि ये सब कुछ सीक्रेसी में करना था, एंड दैट्स वाई प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड का वो मेंशन नहीं करते थे, बिकॉज गलती से मान लीजिए अगर इनके लेटर लीक हो जाए, रास्ते पे किसी ने इसे इंटरसेप्ट कर लिया और पढ़ लिया, तो उनको सब कुछ पता चल जाएगा इस कोवर्ट मिशन के बारे में. तो इसलिए वो आपस में कभी भी मेंशन नहीं करते थे इस प्रोजेक्ट के बारे में. ऑल दो वंस इन अ वाइल, बट कभी कभार वो जो है सर जॉन उनको हिंट करते थे, उनको एक हिंट देते थे उसकी प्रोग्रेस के बारे में, इन अ सटल मैनर में जिसको दत्तादा समझ सकते थे. सो सटल का क्या मतलब होता है? तो सटल एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, एंड इनफैक्ट आप नोटिस करेंगे कि ये काफी यूजफुल वर्ड भी है. सो सटल का मतलब ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई चीज डायरेक्टली किसी को नहीं बताते हैं, इनडायरेक्टली बताते हैं कुछ क्लेवर ट्रिक से, क्लेवर टेक्निक से, क्लेवर वर्ड से, मेथड से, तो आप उसको सटल कहते हैं. सो डायरेक्टली कोई चीज ना बताना बट क्लेवर वे में, क्लेवर तरीकों से किसी चीज को कम्युनिकेट करना, उसको आप सटल बोलते हो. सो इट इज लाइक यूजिंग क्लेवर एंड इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कुछ बता देंगे तो ये वर्ड आप यूज नहीं कर सकते. सो यूजिंग क्लेवर एंड इनडायरेक्ट मेथड टू अचीव समथिंग. सो कोई भी चीज अगर आप क्लेवर तरीके से इनडायरेक्ट मेथड्स को यूज करके अगर आप करते हैं तो आप यू कैन से आई एम डूइंग इट इन अ सटल वे या इन अ सटल मैनर. सो उन्हें इस तरह से वो हिंट देते थे कि मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन चिट्ठी पढ़ भी ले तो उसको समझ में नहीं आएगी, बट दत्तादा को समझ में आ जाएगी.
Meanwhile, Comet Datta was following its predicted path. In due course, it developed its tail. It circled round the sun without breaking apart, nor did it evaporate. The scientists on Project Light Brigade therefore knew that the threat of collision was now very much real. सो मीनवाइल यानी इस दौरान कॉमेट दत्ता जो है अपनी प्रेडिक्टेड पाथ, जो भी उनकी पाथ इन्होंने प्रेडिक्ट की थी, उसे फॉलो कर रहा था. इन ड्यू कोर्स इट डेवलप इट्स टेल. इन ड्यू कोर्स यानी अपने सही समय पर, इन ड्यू टाइम, जब उन्होंने प्रेडिक्ट किया था उसने अपनी टेल भी डेवलप कर ली. सो बेसिकली जब भी कॉमेट जो है सन के बहुत करीब आ जाता है तो उसकी टेल जो है चमक उठती है एंड वो दिखने लगती है. सो इट इट बिकम्स विजिबल. सो इसलिए कहा जाता है कि उसने टेल डेवलप कर ली. इट सर्कल राउंड द सन विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट. सो वो अभी भी सन के अराउंड सर्कल कर रहा था विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट, मतलब वो टूटा नहीं था जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर मान लीजिए वो टूट गया या इवेपोरेट हो गया तो वो बच सकते हैं, और ना ही वो इवेपोरेट हुआ. सो ये दोनों केस नहीं हुआ. साइंटिस्ट ऑन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड therefore knew that the threat of collision was now very much real. सो अब जो है प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, इस मिशन पे जो भी साइंटिस्ट काम कर रहे थे, उनको पता चल गया कि जो कोलिजन का थ्रेट है, कोलिजन का जो डर है, अब वो बहुत ज़्यादा रियल हो गया है. मतलब सारी जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज थी जिसकी वजह से ये कोलिजन नहीं करता, वो नहीं हुई. In the middle of October, Dattada got a letter from Sir John. In the midst of descriptions of the meeting of the Royal Astronomical Society, the unseasonably warm weather, the opening matches of the football season, and the recent by-election, Dattada spotted the sentence he was eagerly looking for. The charge of the Light Brigade has begun. Let us hope for the best. So the spacecraft has been launched on time. सो अक्टूबर के मिडिल में, मतलब मिड ऑफ द मंथ, दत्तादा को एक लेटर आया सर जॉन से. एंड इन द मिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शंस, सो सारे डिस्क्रिप्शंस के बीच में, मिड्स यानी मिडिल, एंड किन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन किया, बिकॉज वो आपस में लेटर शेयर कर रहे थे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, एंड मोस्टली वो प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करते थे, तो वो सिर्फ अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ डिस्कशंस करते थे. सो उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन दी, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मीटिंग के बारे में जो सर जॉन ने की होगी. अनसीजनेबली वार्म वेदर, मतलब सीजन नहीं है फिर भी जो है वहाँ पे गर्म मौसम है. ओपनिंग मैचेस ऑफ फुटबॉल सीजन, फुटबॉल के मैचेस के बारे में उन्होंने कुछ बताया. एंड रीसेंट, बहुत ही हाल में हुए हुए बाई इलेक्शन. सो बाई इलेक्शन आप ऐसे इलेक्शन को बोलते हो जो बेसिकली दो जनरल इलेक्शन, हो जो भी दो मेन इलेक्शन होते हैं उनके बीच में अगर इलेक्शन करना पड़ जाए बिकॉज की ऑफिस में कुछ वैकेंसी हो गई है, मान लीजिए ड्यू टू सिकनेस कोई भी एक स्पेशल पोस्ट जो है, इधर फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर हो गया, फॉर प्रेसिडेंट हो गया, ऐसे कोई पोस्ट खाली हो जाए ड्यू टू सम और द अदर रीजन, तो आपको एक इलेक्शन करना पड़ जाता है बीच में, क्योंकि उन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर खत्म नहीं हुआ है, तो उसको आप बाई इलेक्शन बोलते हो. सो दत्तादा ने क्या स्पॉट किया इन सब डिस्क्रिप्शंस के बीच में, एक सेंटेंस जिसका वो ईगरली इंतजार कर रहे थे, मतलब पूरी उत्सुकता के साथ वो इंतजार कर रहे थे. चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड हैज बिगन. सो लाइट ब्रिगेड का चार्ज जो है स्टार्ट हो गया है. चार्ज यानी अटैक. सो बेसिकली ये पर्टिकुलर जो स्पेसक्राफ्ट है वो अटैक करने ही जा रहा था कॉमेट को. सो इसलिए उसमें लिखा था कि चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड हैज बिगन. लेट अस होप फॉर द बेस्ट. सो हम होप फॉर द बेस्ट करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा. सो इसका मतलब क्या हुआ, स्पेसक्राफ्ट जो है अपने सही टाइम पे लॉन्च कर दिया गया. But will it achieve the rendezvous in time and at the right place? Will the remote control detonation work? What if the gigantic nuclear pile fails to fire? So, अब क्वेश्चंस क्या आ रहे थे दत्तादा के दिमाग में कि क्या वो सही समय पे उससे मिल पाएगा, रॉन्डेवू कर पाएगा. सो रॉन्डेवू यानी मीटिंग, हम ये वर्ड पिछले पार्ट में डिस्क्राइब कर चुके हैं. एंड एट द राइट प्लेस. सो बेसिकली क्योंकि कॉमेट भी मूविंग है, एंड आपका स्पेस शिप जो आ रहा है पेलोड के साथ वो भी मूविंग है, तो दोनों को आपस में सही टाइम पे सही जगह पे मिलना है. क्या ये हो पाएगा? एंड मान लीजिए ये आपस में मिल भी गए सही टाइम पे सही समय पे सही जगह पे, क्या रिमोट कंट्रोल से डेटोनेशन काम करेगा? बिकॉज आपका जो कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल है, वो अर्थ पे है एंड हजारों किलोमीटर दूर जो है वो कॉमेट है. क्या वो रिमोट कंट्रोल का सिग्नल जो है सही तरीके से पहुंच पाएगा? अभी आपने फॉर एग्जांपल देखा था कि हमारे साथ क्या हुआ था हमारे मून मिशन में. सो हमारा जो रोवर है वो मून पे पहुंचा, पर जो है हमारा कम्युनिकेशन लिंक टूट गया. एंड हमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की. हम बहुत कम कंट्रीज में से ऐसे हैं जो मून पे लैंडिंग कर पाए.
सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए, बट लैंडिंग करने के बाद क्या हुआ, हमारा जो है कनेक्शन टूट गया उस पर्टिकुलर रोवर के साथ। सो ऐसा भी हो सकता है कि स्पेसक्राफ्ट पहुंच तो जाए बट हमारा जो कनेक्शन टूट जाए उससे, और जो है रिमोट कंट्रोल डेटोनेशन जो है काम ना करे। डेटोनेशन का मतलब है एक्सप्लोजन। एंड एक और पॉसिबिलिटी क्या थी कि ये जो जाइगेंटिक जाइगेंटिक तब बड़ा सारा जो न्यूक्लियर पाइल है, पाइल यानी हीप, ये जो पूरा ढेर है न्यूक्लियर बॉम्ब का, ये जल ना पाए, फेल टू फायर यानी जल ना पाए। सो डेटोनेशन, रिमोट कंट्रोल से आपने सिग्नल भी भेज दी लेकिन वो जल ना पाए। सो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज थी जिसकी वजह से ये मिशन फेल हो सकता था अभी भी, एंड ये सब चीजें के बारे में वो सोच रहे थे। Datta could not share his anxieties with anyone around him. He had to participate in and outwardly enjoy the puja ceremonies. So दत्तादा जो है अपनी ये सब घबराहट को, एंजाइटीज यानी घबराहट या चिंता, सो इन सब चिंताओं को वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। एंड उनको किस चीज में पार्टिसिपेट करना था, पूजा सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना था, एंड आउटवर्डली बाहरी बाहरी रूप से उसको एंजॉय भी करना था, जो हमें पता है कि अंदर से वो जो है इन सब चीजों को पसंद नहीं करते हैं। द दिवाली सेलिब्रेशन एट द फेस्टिवल, सो वहाँ पे पूजा सेरेमनीज भी थी, दिवाली सेलिब्रेशंस भी थे और दूसरे फेस्टिवल्स भी थे। सो पूजा सेरेमनीज बेसिकली दुर्गा पूजा को बोलते हैं। सो हमें समझ में आता है कि दत्तादा उनके नाम से कि ही इज अ बंगाली, एंड बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ही जोर शोर से मनाई जाती है। सो पूजा सेरेमनीज होती हैं, दिवाली, उसके बाद दिवाली आती है, और जो भी दूसरे फेस्टिवल्स हैं उनको इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करना था क्योंकि अक्टूबर आ चुकी थी ऑलरेडी। हिज सोल डे टाइम रिलैक्सेशन वाज इन द कंपनी ऑफ खोका, हिज 8 year old ग्रैंडसन, एंड ऑफ कोर्स एट नाइट लुकिंग थ्रू दिव्या। एंड उनका जो अकेला डे टाइम का रिलैक्सेशन था, सोल यानी ओनली, सो ही इज ओनली डे टाइम रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन यानी जब वो आराम करते थे उनको शांति मिलती थी। किस चीज से मिलती थी, अपने 8 साल के पोते खोका की कंपनी में उसके साथ समय बिता के, और रात में दिव्या के थ्रू देख के। सो दिव्या उनका जो टेलीस्कोप है उनके थ्रू तारों को देखने में, इन दो चीजों में उनको जो है रिलैक्सेशन मिलता था। He was regularly monitoring the comet and now clearly visible even to the naked eye. वो रेगुलरली जो है इस कॉमेट को मॉनिटर कर रहे थे, उसकी जांच कर रहे थे, उसे देख रहे थे। सो मॉनिटर करना यानी ऑब्जर्व करना। एंड अब वो जो है क्लियरली विजिबल थी नेकेड आई से, सो बिना टेलीस्कोप के भी आपको आसमान में अब वो दिख रही थी। ऑन नवंबर 18 अ स्पेशल मैसेंजर ऑन अ स्कूटर फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल brought in an urgent telex message for him. The telex operator in Calcutta had wondered what was so special about it to make it so urgent. But on reading it, Datta lost all his lethargy and rushed to his favorite Rasgulla shop. द मैसेज रेड, सो नवंबर 18 को एक स्पेशल मैसेंजर आया अपनी स्कूटर पे ब्रिटिश काउंसिल से, एंड क्या लेके आया वो, एक अर्जेंट टेलेक्स मैसेज। सो टेलेक्स बेसिकली एक इंटरनेशनल टेलीग्राफी मशीन है। सो इंटरनेशनल टेलीग्राफ को आप टेलेक्स बोलते हो। सो टेलीग्राफ बेसिकली ऐसा मींस ऑफ कम्युनिकेशन था उस जमाने में जो कि चिट्ठी से ज्यादा फास्ट था। तो बेसिकली दो मशीन होती थी, यहाँ से फॉर एग्जांपल अमेरिका से या ब्रिटेन से किसी ने कुछ मैसेज दिया तो इन सेकेंड्स आपके पास जो है ये पहुंच जाती थी, जैसे फॉर एग्जांपल आज फोन कॉल्स होते हैं, सेम टेक्नोलॉजी। बट ये बहुत महंगे होते थे, एंड अनलेस एंड अनटिल आपके पास बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट मैसेज हो जो आपको तुरंत से तुरंत पहुंचाना है, बिकॉज चिट्ठी तो फॉर एग्जांपल हफ्तों लग जाते थे उसको पहुंचने में। सो एक अर्जेंट टेलेक्स मैसेज आया, एंड जो टेलेक्स ऑपरेटर था कलकत्ता में, जो इस मशीन को चलाता था, टेलीग्राफ मशीन को, वो ये सोचा था कि ऐसा क्या स्पेशल है जिससे ये इतना अर्जेंट हो रहा है मैसेज। बट ऑन रीडिंग इट दत्तादा लॉस्ट ऑल हिज लेथार्जी, बट इसको पढ़ने के बाद दत्ताजा जो है सारी लेथार्जी खो दिए या भूल गए। लेथार्जी यानी लेजीनेस। सो अपना सारा आलसपन छोड़ के अपने फेवरेट रसगुल्ला शॉप की तरफ भागे। रश यानी हरीड। मैसेज रेड, सो मैसेज में क्या लिखा था, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ ऑफ बाइंग माई क्रिसमस प्रेजेंट्स ऑन December 15 जॉन मैकफरसन। सो उन्होंने क्या लिखा था कोडेड वे में, ये है सटल वे में चीज़ों को बताना। सो क्या लिखा है उन्होंने कि मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ कि अब मैं क्रिसमस प्रेजेंट December 15 को खरीद सकता हूँ, एंड नीचे उनका सिग्नेचर था जॉन मैकफरसन। सो ये एक सटल वे में उनको बताना क्या हुआ कि हमारा मिशन जो है सक्सेसफुल हो गया। सो यहाँ पे वो किस सक्सेस की बात कर रहे हैं, जो उनका न्यूक्लियर चार्ज है वो सक्सेसफुल हो गया, मतलब न्यूक्लियर जो भी बॉम्ब था वो एक्सप्लोड हो गया। एंड इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर कॉमेट है वो शायद टूट गया है, एंड बस अब उनको उस चीज का इंतजार करना है जब December 15 आएगी, एंड जब वो कॉमेट गुजरेगा तब उनको क्लियरली समझ में आएगा कि वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। इसलिए उन्होंने सिंपली बोला है कि अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ
कि ये जो है पूरी तरह से सक्सेस हो जाएगा, मतलब पृथ्वी जो है बच जाएगी, कॉमेट जो है टकराने नहीं वाला है। सो अब फॉर एग्जांपल जो टेलेक्स ऑपरेटर इस मैसेज को जब पढ़ेगा तो वो सोचेगा इसमें इतना अर्जेंट क्या है कि हाँ मैं क्रिसमस प्रेजेंट खरीदने वाला हूँ। सो इसीलिए वो उस सोच में पड़ गया कि इतना अर्जेंट क्या था इस मैसेज में। एंड इनफैक्ट टेलेक्स मैसेज जो भी आते हैं, जो टेलेक्स ऑपरेटर होते हैं वो मैसेज पढ़ सकते हैं। सो ये कोई प्राइवेट मैसेज, इवन दो अगर आपका मैसेज बहुत प्राइवेट है, बट ये टेलेक्स ऑपरेटर डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, बिकॉज वो जब उस मशीन को ऑपरेट करते हैं तो उनके पास वो जो आउटपुट आता है वो देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ मैंडेटरी भी हो जाती है, ज़रूरी भी हो जाती है कि आप उसको बहुत ही सटल वे में लिखें ताकि किसी को डायरेक्टली समझ में नहीं आए कि आपने क्या लिखा है। On December 15, Comet Datta came closest to the Earth. At a distance of 80,000 kilometers, millions saw it and admired it. Only a handful knew how close they had come to the total annihilation. December 15 को कॉमेट दत्ता अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट आ गया। कितना क्लोज था वो? 80,000 किलोमीटर दूर था। मिलियंस सॉ इट, मिलियंस ऑफ लोगों ने इसे देखा, उसे एडमायर किया, प्रशंसा की उसकी। बट हैंडफुल लोगों को ही पता था कि वो कितने करीब थे टोटल एनाइलेशन के, टोटल डिस्ट्रक्शन के। एनाइलेशन यानी डिस्ट्रक्शन। सो पूरी तबाही से वो कितने करीब थे वो चुनिंदा लोगों को ही पता था। सो हैंडफुल का मतलब होता है अ फ्यू या चुनिंदा। When the comet had gone far away and was seen no more, Dattada felt it safe to make the following comment to his wife. Now that the comet came and went, are you satisfied that no major disaster took place that can be attributed to it? तो जब कॉमेट जो है बहुत दूर चला गया एंड दिख नहीं रहा था आसमान में, तो दत्तादा को लगा कि अब सेफ है ये कमेंट करना वाइफ को। क्या कमेंट करना? कि देखो कि अब जब कॉमेट आके चला गया, अब तुम क्या सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो कि कोई भी मेजर डिजास्टर, कोई भी मेजर प्रलय जो है नहीं हुआ जो कि इसको एट्रीब्यूट किया जा सके। क्योंकि इंद्राणी देवी के अकॉर्डिंग क्या था कि जब भी कॉमेट आता है तो कुछ ना कुछ प्रलय होता है। कुछ भी प्रलय नहीं हुआ। तो क्या अब तुम संतुष्ट हो इस चीज को जान के कि कोई भी डिजास्टर जो है नहीं हुआ जिसको तुम एट्रीब्यूट कर सकती हो कॉमेट को? एट्रीब्यूट करना यानी किसी चीज का रीजन किसी पे थोपना, मढ़ना बेसिकली। या क्रेडिट देना। क्रेडिट वर्ड जनरली आप पॉजिटिव वे के लिए बोलते हो, बट इन दिस केस ऑल्सो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप उस कॉमेट को क्रेडिट दे इस मेजर डिजास्टर के लिए। आई अग्री दैट देयर हैज बीन नो मेजर डिजास्टर बट देयर कुड हैव बीन सम। डू यू नो हाउ दे वर अवर्टेड? इंद्राणी देवी सेड विद क्वाइट कॉन्फिडेंस। आई अग्री, मुझे पता है कि कोई भी मेजर डिजास्टर नहीं हुआ है, बट कुछ हो सकता था। तुम्हें पता है कि उसे अवर्ट कैसे किया गया? अवर्ट यानी किसी चीज को प्रिवेंट करना, यानी होने से रोकना। तुम्हें पता है उसे कैसे प्रिवेंट किया गया? इंद्राणी देवी ने बहुत ही शांत वे में कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें बोला। दत्तादा लुक्ड एट हर। डिड शी नो? हाउ कुड शी? He had never mentioned Project Light Brigade to her. He probed cautiously. I don't understand what you mean. दत्तादा ने देखा उन्हें एंड सोचा क्या इसे पता है? एंड कैसे पता हो सकता है? उन्होंने कभी भी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में उनको मेंशन नहीं किया, कुछ भी बताया नहीं है। ही प्रोब्ड कॉशियसली। प्रोब करना यानी जांच पड़ताल करना, यानी थरो इन्वेस्टिगेशन करना, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना को आप प्रोब करना कहते हैं। ये बेसिकली डिटेक्टिव्स एंड से अगर आप सीआईडी देखते हैं तो इस तरह के फील्ड में ये वर्ड यूज होता है कि प्रोब करना, जांच करना किसी भी चीज को। आप न्यूज में देखते होंगे कि पुलिस आर प्रोबिंग इनटू दिस मैटर। प्रोब करना यानी जांच पड़ताल करना। कॉशियसली, बहुत ही संभल कर। संभल कर क्यों? क्योंकि उन्हें कंफर्म नहीं है कि उन्हें कुछ पता है कि नहीं। उन्होंने क्या पूछा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बोलना चाह रही हो। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। इट इज वेरी सिंपल। देयर वाज नो डिजास्टर्स बिकॉज ऑफ द यज्ञ एट आवर हाउस। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है ये। यहाँ पे कोई डिजास्टर नहीं हुआ क्योंकि हमने अपने घर पे यज्ञ रखा था। बट आई नेवर परफॉर्म द यज्ञ, डोंट यू रिमेम्बर? आई रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग टू विद इट। बट मैंने कोई भी यज्ञ नहीं किया था, दादा बोले। तुम्हें याद नहीं कि मैंने सब कुछ करने से मना कर दिया था तुम्हें? ऑफ कोर्स आई डू, बट वी फाउंड अ वे आउट। एट लीस्ट गुरुजी डिड। He said that if you are unwilling to perform the yajna, it would be all right if a descendant of yours did it. So we got Khoka to deputize for you, and it has worked. Isn't Guruji clever? Indrani's voice had a ring of triumph. Of course I do. हाँ, of course मुझे पता है, मुझे याद है
कि तुमने यज्ञ नहीं किया, बट हमने एक रास्ता निकाल लिया, वी फाउंड अ वे, यानी एक रास्ता निकाल लिया, एटलीस्ट गुरुजी डिड, एटलीस्ट हमने नहीं तो गुरुजी ने निकाला। ही सेड दैट, उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम अनविलिंग हो, मतलब अगर तुम नहीं चाहते हो इस यज्ञ को परफॉर्म करना, तो तुम्हारे किसी भी वंशज को, डिसेंडेंट यानी वंशज, तुम्हारे किसी भी वंशज को हम ये यहाँ बिठा के यज्ञ करा सकते हैं। सो हमने क्या किया, तुम्हारे पोते खोका को जो है बिठा दिया, टू डिप्यूटाइज फॉर यू। डिप्यूटाइज का मतलब होता है एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ, किसी के बिहाफ में किसी को रिप्रेजेंट करना। बेसिकली अगर कोई प्रेजेंट ना हो तो उसके बदले में अगर आप किसी को कोई काम करने को बिठाते हो तो आप उसको डेप्यूटाइज करना बोलते हो। इनफैक्ट जो टाइटल होती है डेप्यूटी की, लाइक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ये डेप्यूटी का मतलब यही होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर जो मेन पर्सन है, फॉर एग्जांपल चीफ मिनिस्टर, अगर वो अवेलेबल नहीं है, सो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर फॉर एग्जांपल उनके बिहाफ में कुछ चीजें कुछ काम कर सकते हैं। सो डेप्यूटाइज करना मतलब एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ, एंड इट हैज वर्कड, और ये काम कर गया। इजंट गुरुजी क्लेवर, गुरुजी कितने क्लेवर हैं, कितने चालाक हैं। इंद्रानीज वॉइस हैड अ रिंग ऑफ ट्रायम्फ, तो इंद्रानी के वॉइस में क्या था, विक्ट्री की साउंड थी। रिंग ऑफ ट्रायम्फ यानी हिंट ऑफ, हिंट ऑफ विक्ट्री, कि जब आप कुछ जीत जाते हो, कोई चीज जीत जाते हो, तो कैसे आपके आवाज में वो चीज झलकती है। सो ऐसी जीत की झलक थी उनके बोल पे, उनकी आवाज में। Dattada performed a mental picture of Khoka performing the yajna, uttering mantras dictated to him, which he did not understand, pouring ghee at specified intervals into the fire, offering flowers, and then the picture changed into an assembly of scientists at the conference analyzing the problem, devising solutions, and executing them rationally and efficiently. So दत्तादा के दिमाग में एक mental picture आया, मतलब दिमाग में एक दृश्य आया, ऐसा कुछ दृश्य था कि उनका जो पोता है वो बैठ के यज्ञ कर रहा है एंड मंत्र पढ़ रहा है, अटरिंग यानी स्पीकिंग। सो मंत्र पढ़ रहा है, जो भी उसे बोला जा रहा है, जो भी उसको डिक्टेट किया जा रहा है, जो वो समझ नहीं रहा है, बिना समझे वो उसे बोल रहा है। घी जो है स्पेसिफाइड इंटरवल्स यानी कुछ समय के बाद वो जो है उस आगे में, यज्ञ के आग में डाल रहा है, फ्लावर्स ऑफर कर रहा है। एंड देन सडनली उनके दिमाग में एक और पिक्चर आता है, पिक्चर चेंज टू व्हाट, असेंबली ऑफ साइंटिस्ट, असेंबली यानी अ ग्रुप, साइंटिस्ट के ग्रुप का एक पिक्चर आता है जो साथ में बैठ के कॉन्फ्रेंस में प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज करना यानी उसको एग्जामिन करना, एग्जामिन इन डिटेल, उसकी जांच करना कि उस प्रॉब्लम में को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, प्रॉब्लम के क्या पार्ट्स हैं। डिवाइजिंग सॉल्यूशंस, डिवाइजिंग यानी प्लान, सॉल्यूशंस की प्लानिंग करना। एग्जीक्यूटिंग देम, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब उस सॉल्यूशंस को फिर अप्लाई करना। रैशनली एंड एफिशिएंटली, रैशनली यानी लॉजिकली विथ रीजन, लॉजिक के साथ, प्रॉपर रीजन के साथ, बेमतलब से नहीं, विदाउट किसी रीजन नहीं, कि आप कुछ कर रहे हो आपको उसका रीजन पता नहीं है। सो लॉजिकली विद अ रीजन यानी रैशनली, एंड एफिशिएंटली यानी कुशलता के साथ। सो उनके पास ये दो कॉन्ट्रास्टिक पिक्चर है कि एक तरफ जो है कुछ लोग कुछ भी कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि ये कैसे इफ काम आएगी, कैसे उस कमेंट को हटाएगी, बिना सोचे समझे, इरैशनली। सो बेसिकली उनके अकॉर्डिंग ये जो जो सारी चीजें थी वो इरैशनल थी। सो यज्ञ जो हो रही थी वो सब इरैशनली हो रहा था। एंड ऑन दी अदर हैंड आप साइंटिस्ट को देखते हो जो साथ में बैठ के प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं सॉल्यूशंस, और फिर उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। It seemed hard to believe that both pictures were different aspects of contemporary human society. And उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था विश्वास करना कि ये जो दोनों इमेज है उनके दिमाग में, जो पिक्चर्स है, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। एस्पेक्ट्स यानी पहलू या फीचर, ये डिफरेंट फीचर्स हैं या पहलू हैं कॉन्टेम्प्ररी ह्यूमन सोसाइटी के। सो कॉन्टेम्प्ररी यानी ऑफ सेम पीरियड। सो नॉर्मली आप कॉन्टेम्प्ररी वर्ड का इस्तेमाल अपने पीरियड के साथ करते हैं। सो आपका जो समय चल रहा है उस समय में जो भी कुछ हो रही है उसको आप कंटेम्प्ररी बोलते हो। सो आज के समय में जो भी ह्यूमन सोसाइटी है उसके ये दोनों पहलू को देख के वो थोड़े बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि इतना कॉन्ट्रास्टिंग जो है पिक्चर हो सकता है आज की सोसाइटी में। दत्तादा वॉज अवेयर ऑफ द गल्फ दैट सेपरेट्स द रिच फ्रॉम द पुअर, द एजुकेटेड फ्रॉम द इलिटरेट, द प्रिविलेज्ड फ्रॉम द अनप्रिविलेज्ड. But this gap between the rational and the superstitious seemed to him far wider, far more sinister. So Dattada was aware, Dattada को पता था about the gulf. Gulf यानी large difference.
लार्ज डिफरेंस यानी बहुत बड़ा डिफरेंस जो है, ये जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, गल्फ है जो सेपरेट करता है, जो अलग करता है अमीर को गरीब से, एक पढ़े लिखे को अनपढ़ से, और प्रिविलेज को। सो प्रिविलेज किनको बोलते हैं आप? जिनके पास एक सम स्पेशल राइट्स होते हैं। एंड ये स्पेशल राइट्स किसी भी चीज की वजह से हो सकती है, या तो उनकी पोजीशन की वजह से होती है, या तो उनके गुण की वजह से होती है। सो फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट को कुछ स्पेशल प्रिविलेज हो सकती हैं, पॉलिटिशियंस को स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो इट्स नॉट अ बैड वर्ड, बट कुछ प्रिविलेज होना, स्पेशल राइट्स होना, या जिसको आप बोलते हो विशेष अधिकार होना। सो जो भी प्रिविलेज्ड है कंपेयर टू अनप्रिविलेज्ड, उनके बीच में जो भी गैप है, जो डिफरेंस है, वो उनको इतना बड़ा नहीं लगा जितना बड़ा जो रैशनल और सुपरस्टिशियस के बीच में उनको लगा। रैशनल यानी जो सोच समझ के लॉजिक के साथ काम करते हैं, और सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वास के साथ जो काम करते हैं। इनके बीच में जो गैप है उनको और भी ज्यादा बड़ा दिखा, इन सब चीजों से ज्यादा, फार मोर सिनिस्टर। ये गैप बड़ा भी था और बहुत ज्यादा सिनिस्टर भी था। सिनिस्टर यानी evil. Will human society ever succeed in eliminating it? Dattada did not know the answer. क्या ह्यूमन सोसाइटी, क्या हमारी सोसाइटी जो है कभी भी सक्सेसफुल होगी, कभी भी सफल होगी इसे मिटाने में? दत्तादा को आंसर नहीं पता था। एंड इस स्टोरी को लिखा है जयंत नर्लिकर ने। सो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। सो अल्टीमेटली दिस वाज अ फिक्शन, इट इज अ वेरी पॉपुलर फिक्शन। एंड नॉर्मली आप देखोगे तो ऐसे स्पेस से रिलेटेड फिक्शन, ऐसे साइंस से रिलेटेड फिक्शन, सो बेसिकली ये एक साईफाई आप बोल सकते हो इसको, साइंस फिक्शन है ये। एंड ऐसे इंडिया में बहुत कम मिलते थे, बहुत ही कम राइटर्स हैं जो साइंस के ऊपर लिखते हैं, साइंस फिक्शन के ऊपर लिखते हैं। एंड जयंत नार्लिकर इनमें से एक है। एंड ये पर्टिकुलर स्टोरी को इतने अच्छे से इन्होंने फ्रेम किया है। एंड अगर आप नोटिस करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये सब जो चीज़ें हैं ये ट्रूथ है, बिकॉज इन्होंने क्या किया है, रियल एलिमेंट्स के साथ फिक्शन को मिक्स किया है। सो ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है जब आपको रीडर को इस तरह से इन्वॉल्व करना होता है कि उनको पता ना चले कि रियल क्या है और अनरियल क्या है। सो बेसिकली उन्होंने ऑब्जर्वेटरीज के बारे में बताया, ऐसे पब्लिकेशन में चीज़ें आती हैं उसके बारे में बताया। सो इस तरह से जो है, एंड कैसे कॉमेट का नाम रखा जाता है उसके बारे में बताया। ये सब चीज़ें रियल है, सो ये रियल एलिमेंट्स हैं, बट ओवरऑल स्टोरी जो है ये एक फिक्शन है, ये सही में नहीं हुई है। सो आप फॉर एग्जांपल अगर डैन ब्राउन के नॉवेल्स को पढ़ेंगे, सो ये बहुत ही क्राफ्टी वे में ये चीज़ें करते हैं कि रियल प्लेसेस को लेके वो स्टोरी बनाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि रियल में ये फिक्शन है, फिक्शन में यानी अनरियल स्टोरी है, ये एक रियल स्टोरी है। सो थोड़ा जयन नर्लिकर जी के बारे में पढ़ते हैं। सो जयन नर्लिकर जी जो है 1938 में बॉर्न हुए थे, एंड ही इज स्टिल एक्टिव। ये हमारे देश के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं एंड प्रोफेसर भी हैं, वो पढ़ाते हैं अभी। एंड उन्होंने साइंस फिक्शन की स्टोरीज लिखी हैं, नॉवेल्स लिखी हैं, इंग्लिश और मराठी और हिंदी में, इन लैंग्वेजेस में। एंड काफ़ी रेयर होता है कि एक साइंटिस्ट जो है राइटर भी बने, फॉर एग्जांपल इन तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज के। वो इवन एनसीईआरटी के मैथ्स और साइंस के टेक्स्ट बुक के लिए कंसल्टेंट भी है। सो बेसिकली मैंने कुछ वीडियोस में आपको ये हिंट किया था कि जो भी एनसीईआरटी आपकी टेक्स्ट बुक्स बनाती हैं उस पर बहुत मेहनत की जाती है, एंड इनफैक्ट काफ़ी एक्सपर्ट्स साथ में बैठ के डिसाइड करते हैं कि आपको किन चीज़ों के बारे में बताना है, किन चैप्टर्स को रखना है, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। एंड साइंस और मैथ्स की जो भी टेक्स्ट बुक्स है उनके पैनल में ये बैठते हैं एज ए कंसल्टेंट, जो बेसिकली अपनी राय देते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इनको पद्म विभूषण मिला है और साहित्य अकादमी प्राइज भी मिला है। तो चलिए इस चैप्टर के कॉम्प्रिहेंशन चेक्स के क्वेश्चंस आंसर करते हैं। What is दत्तादा expected to do on his return from London? So दत्तादा से क्या expect किया गया था लंदन से रिटर्न होने के बाद? दत्तादा is expected to perform a शांति यज्ञ on his return from London. It was meant to pacify the evil spirits behind the comet. So दत्तादा से expect किया गया था कि वो एक शांति यज्ञ जो है परफॉर्म करे लंदन से रिटर्न होने के बाद। एंड इट वॉज मेंट टू पैसिफाई, ये किस लिए किया जा रहा था? ताकि जो कॉमेट के पीछे जो भी इविल स्पिरिट्स है उसको पैसिफाई किया जाए, उन्हें शांत किया जाए। वॉट इज हिज रिएक्शन टू द प्रपोजल? सो उनका इस रिएक्शन के प्रति क्या प्रपोजल था? दत्तादा डिसलाइक द प्रपोजल एंड गॉट एंग्री। ही रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन द यज्ञ बिकॉज ही रिगार्डेड देम एज सुपरस्टिशंस। सो दत्तादा ने डिसलाइक किया, उनको पसंद नहीं आया ये प्रपोजल, और वो गुस्सा हो गए। एंड उन्होंने क्या मना कर दिया इस यज्ञ में पार्ट लेने से, बिकॉज उन्हें ये सब क्या लगता था?
सुपरस्टिशन। सो रिगार्ड करना यानी उन चीजों को ऐसा मानना। सो वो मानते थे कि ये सब क्या है, सुपरस्टिशंस हैं। व्हाट डज प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड रेफर टू? सो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड किस चीज को रेफर करता है? सो ये हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड रेफर टू द कोवर्ट मिशन टू डिफ्लेक्ट द कॉमेट फ्रॉम इट्स कोलिजन कोर्स टू अर्थ यूजिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स। सो बहुत सारे न्यू वर्ड्स मैंने इस्तेमाल किए हैं जो कि आपके चैप्टर में नहीं है, बट आई थिंक हम ये रीडिंग के टाइम डिस्कस कर चुके हैं। सो प्रोजेक्ट लाइट किसको रेफर करता है? एक कोवर्ट मिशन को रेफर करता है। सो कोवर्ट मिशन का मतलब क्या है? एक सीक्रेट मिशन टू डिफ्लेक्ट द कॉमेट, कॉमेट को डिफ्लेक्ट करने का फ्रॉम इट्स कोलिजन कोर्स, अपने कोलिजन कोर्स में, मतलब उस रास्ते पे जिसमें वो कोलिजन करने वाला है अर्थ पे, यूजिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव यानी बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके। What does Sir John say about project in his letter to Dattada in October? सो सर जॉन ने क्या कहा था प्रोजेक्ट के बारे में अपने लेटर में अक्टूबर में? सो ही सेड दैट द स्पेसशिप विद द न्यूक्लियर पेलोड हैज बीन सक्सेसफुली लॉन्च। उन्होंने क्या कहा था कि जो स्पेसशिप है न्यूक्लियर पेलोड के साथ वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गई है। डिड सर जॉन बाय क्रिसमस प्रेजेंट्स ऑन December 15? हाउ डिड दत्तादा गेट टू नो अबाउट इट? सो पहले वाले का आंसर आप यस लिख सकते हैं। यस, सर जॉन ने क्रिसमस प्रेजेंट खरीदी है December 15 को, इवन दो ये स्पेसिफिकली बताया नहीं गया, बट सटल वे में उन्होंने लिखा था कि सर जॉन रोट टू दत्तादा दैट ही वाज कॉन्फिडेंट ऑन बाइंग प्रेजेंट्स ऑन December 15, इंडिकेटिंग दैट द प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल। सो ये इंडिकेट कर रहे थे वो ये बता के कि ये जो है प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया है। वाई अकॉर्डिंग टू इंद्रानी देवी had the comet not been disastrous? Do you agree with her? So इंद्रानी देवी के अकॉर्डिंग ये जो कॉमेट है वो डिजास्ट्रस क्यों नहीं हुआ? क्या आप अग्री करते हैं इंद्रानी देवी से? सो अकॉर्डिंग टू इंद्रानी देवी द कॉमेट हैड नॉट बीन डिजास्ट्रस बिकॉज ऑफ द शांति यज्ञ। आई डू नॉट अग्री विथ हर बिकॉज इट वॉज पॉसिबल ड्यू टू प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। सो अकॉर्डिंग टू इंद्रानी देवी कॉमेट जो है डिजास्ट्रस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने शांति यज्ञ किया था, बट मैं इसे अग्री नहीं करता हूँ क्योंकि ये पॉसिबल कैसे हुआ था? प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड की वजह से। इज दत्तादास जनरल आउटलुक रैशनल, मॉरल और ट्रेडिशनल? चूज द राइट वर्ड, से व्हाट यू थिंक इट राइट। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप खुद से भी ट्राई कीजिए, बट मैं आपको एक हिंट देता हूँ। सो दत्ताजा का जनरल आउटलुक क्या था? उनका जो नॉर्मल जनरल पॉइंट ऑफ व्यू था वो कैसा था? तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था बहुत ही रैशनल था। सो दत्तादास जनरल आउटलुक इज रैशनल. He has scientific knowledge about the comets. He did not believe in any correlations between them and the misfortunes on Earth. Also, when the comet did pose a threat, he knew that Project Light Brigade is more important in deflecting the comet than a Shanti Yagya. So, उनका आउटलुक जो है बहुत रैशनल था, हर चीज़ को लॉजिकली देखते थे, उनका साइंटिफिक नॉलेज था कॉमेट के बारे में, वो कोई भी कोरिलेशन पे बिलीव नहीं करते थे कॉमेट्स और मिसफॉर्च्यून्स या डिजास्टर अर्थ पे जो भी होते हैं। एंड जब कॉमेट ने थ्रेट पोज भी किया, जब इवन दो कॉमेट के आते ही एक न्यूज मिली उनको कि वो जो है कोलिजन कर सकता है, फिर भी उनको पता था कि ये कोई कोरिलेशन नहीं है। एंड उनको ये पता था कि जो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कॉमेट को डिफ्लेक्ट करने के लिए देन शांति यज्ञ। सो सिर्फ यज्ञ करके कुछ नहीं हो पाता उनके अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो इस तरह से हमें पता लगता है कि उनका जो जनरल आउटलुक है वो बहुत रैशनल है। वो नॉर्मली किसी भी ट्रेडिशनल चीज़ों को और इस तरह की चीज़ों को वो बिलीव नहीं करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंचे तो आप इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अब आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी आपके स्क्रीन पर है। इस टेक्स्ट बुक के अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।